चलिए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने अकाउंटेंसी क्लास 12 का नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डेथ ऑफ अ पार्टनर। ये वाला जो आपका टॉपिक है, ये बेसिकली आपके रिटायरमेंट चैप्टर के कंटिन्यूएशन में है, लेकिन यहां से काफी बार आपके पास क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और आई वुड से डेफिनेटली आपके पास बोर्ड्स में यहां से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 4 से 6 नंबर में यहां पे आपके पास क्वेश्चन रहेगा। और ये वाला जो टॉपिक है काफी छोटा टॉपिक है, बट इसमें आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत कॉन्शियसली आपको इसके सारे कंसेप्ट को समझना पड़ेगा और कैसे कैसे चीजों को कैलकुलेट किया जाता है और उसको फिर कैसे आप पार्टनर्स कैपिटल में जो भी पार्टनर, जिस भी पार्टनर की डेथ होती है उसकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसको कैसे पोस्ट करते हैं, इस चीज को आपने अच्छे से सीखना पड़ेगा। ठीक है, यहां अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो इसमें ज्यादा कंसेप्ट नहीं है। यहां बेसिकली आपको जब भी किसी पार्टनर की डेथ होती है तो जितने भी दिन उसने सरवाइव किया है जब तक का प्रॉफिट निकालना होता है, जिसके आपके 3 मेथड्स होते हैं, जिसमें आपका सेल्स बेसिस हो गया, जिसको टर्नओवर बेसिस बोलते हैं, एवरेज प्रॉफिट बेसिस हो गया एंड लास्ट ईयर प्रॉफिट बेसिस। ये 3 मेथड अगर आप अच्छे से कर लेते हैं और एक बार जो भी पार्टनर मरता है उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, इस टॉपिक को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, आपके पास प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एक और टॉपिक है इसमें गुडविल ट्रीटमेंट, तो हम लोग एक बार लिख के रख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं। तो सबसे पहले तो आपको गुडविल ट्रीटमेंट आना चाहिए। भाई जिस भी पार्टनर की डेथ हो रही है उसको गुडविल कैसे पे की जाती है। अब उसको तो आप ऑब्वियसली नहीं पे करोगे क्योंकि उसकी तो डेथ हो गई, तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक है, जो उसके उत्तराधिकारी जिनको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, उनको आप पे करोगे। ठीक है, तो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको हम एग्जीक्यूटर बोलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे उनको क्या बोलते हैं हम लोग, एग्जीक्यूटर्स। तो जो भी उसका गुडविल का शेयर है वो हम उसके एग्जीक्यूटर्स को पे करेंगे। तो गुडविल ट्रीटमेंट हमें सीखना है। सेकेंड फैक्टर यहां पे हमें कैलकुलेशन ऑफ डिजीज मतलब स्टूडेंट्स जो पार्टनर मर गया है। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ डिजीज्ड पार्टनर्स प्रॉफिट। जो भी पार्टनर मरा है, जिस भी पार्टनर की डेथ हुई है, उसका प्रॉफिट हमें निकालना है। थर्ड इवेंट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तीसरा जो भी पार्टनर मरता है, ओनली जो डिजीज पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट आप कैसे प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक अगर आपको आ जाते हैं तो आप बहुत इजीली इस चैप्टर में बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं। तो देखिए इस वीडियो में हम लोग इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी उसमें हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो बेसिकली आपको क्वेश्चन वाले वीडियो से पहले इसको कवर करना पड़ेगा। आई से कि आप एक नोटबुक अपने पास रखें, जो जो टॉपिक मैं आपको लिखवा रहा हूं साथ साथ में उसको नोट डाउन करें, जिससे आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे और जब लास्ट में जब आप रिवीजन करोगे सो विल नॉट फाइंड वेरी डिफिकल्ट कि यार मैं कहां से रिवीजन करूं। आपके पास सारा जो मटेरियल है वो रेडी होगा। ठीक है, तो यहां पे आप अपने सेल्फ नोट्स पे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली चीज, जो डेथ का इवेंट होता है स्टूडेंट्स, डेथ का जो इवेंट होता है वो हाईली अनसर्टेन होता है। अनसर्टेन का मतलब देखो रिटायरमेंट है वो तो हम 31 मार्च को ले सकते हैं क्योंकि वो हमारी मर्जी है हम फर्म से कब रिटायरमेंट ले। और जनरली जो रिटायरमेंट होता है वो या तो 31 मार्च को होता है या 31 दिसंबर को होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ डेथ में ऐसा कुछ नहीं होता। डेथ एक ऐसा इवेंट है जो कभी भी हो सकता है। हम लोग कहीं जा रहे हैं, हमें मालूम नहीं कब कहाँ हमारा एक्सीडेंट हो जाए, हमारी डेथ हो जाए, विल नेवर नो कि हमारी डेथ कब होगी। और ये इवेंट ऐसा है जिसको आप प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए यहां पे आपको जितने भी दिन पार्टनर ने सरवाइव किया है, अब क्योंकि डेथ तो कभी भी हो सकती है, हमें तो सर मालूम नहीं है वो कब होगी कब नहीं होगी, वी कैन नेवर प्रिडिक्ट कि डेथ कब होने वाली है। तो यहां पे आपको सबसे पहला जो काम करना है वो ये करना है कि जितने दिन भी वो पार्टनर ने इस हमारी ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में जितने दिन भी सरवाइव किया है, उतना टाइम पीरियड आपने कैलकुलेट करना है। अब वो टाइम पीरियड जो होता है वो आपका मंथ्स के बेसिस पे भी हो सकता है और डेज के बेसिस पे भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, जल्दी बोलो। जितने भी दिन वो पार्टनर जिंदा रहा इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर में जितने भी दिन या जितने भी महीने वो जिंदा रहा, वो हमें फाइंड आउट करना है। अगर ये आपको नहीं फाइंड आउट करना आता देन यू विल नॉट यू कैन नॉट डू द चैप्टर, क्योंकि यहां पे बहुत जगह आपको टाइम फैक्टर को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, बट डोंट वरी, आई जस्ट टेल यू हाउ टू फाइंड आउट द टाइम फैक्टर। देखिए अगर कोई पार्टनर मंथ की, देखना ध्यान से समझना, नोट्स बना लीजिए अपने। अगर कोई पार्टनर मंथ के फर्स्ट डेट को या 15th को या 30 का महीना है, 30 दिन का महीना है तो 30 को, और अगर 31 का महीना है तो 31 को, अगर इन तीनों डेज में से 1 तारीख को, 15 को, 1, 15, 30 या 31, डिपेंड कि मंथ 30 का है या 31 का है। जैसे जुलाई है 31 का है, अगस्त है 31 का है, सितंबर है 30 का है। ठीक है, तो यहां अगर इन दिनों में पार्टनर्स की डेथ होती है तो आप बहुत इजीली क्या निकालेंगे, मंथ्स निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, अगर इन दिन में पार्टनर्स की डेथ होती है तो आप मंथ्स निकालेंगे कि कितने महीने वो पार्टनर जिंदा रहा। अपार्ट फ्रॉम दीज डेट
अगर पार्टनर की डेथ इन डेज के किसी भी दिन होती है, जैसे 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6, 7, 8 ऐसे, ठीक है, इन दिन को छोड़ के, ठीक है, जैसे 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे सो ऑन सो फोर्थ, इन डेज को छोड़ के अगर इन दिनों में पार्टनर की डेथ होती है तो आपको निकालना पड़ेगा वहां पे डेज, ठीक है। याद रखेंगे, अगर महीने की 1 तारीख, 15 तारीख, 30 या 31 तारीख को पार्टनर की डेथ होती है तो वहां पे आप निकालेंगे मंथ्स, और अपार्ट फ्रॉम दीज डेट अगर इन दिनों में कभी पार्टनर की डेथ होती है तो आप निकालेंगे डेज। अब हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए, लेट्स सपोज एक पार्टनर है जिसकी डेथ हो गई 15 जुलाई को। अब देखिए 15 जुलाई कहां लाया करता है, 15 जुलाई देखिए यहां पे, तो हमें क्या कैलकुलेट करने पड़ेंगे, मंथ्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अब कर लेते हैं मंथ्स कैलकुलेट। देखिए 15 जुलाई, अब वो पार्टनर देखो हमारी बुक्स कब से स्टार्ट हुई, अप्रैल, अप्रैल जिंदा रहा, अप्रैल के बाद वो मई भी जिंदा रहा, जून भी जिंदा रहा, और जुलाई के 15 डेज, मतलब जुलाई को हम पूरा 1 काउंट करेंगे तो 15 डेज कितना होता है, 0.5। अब यहां पे महीने देख लो 1, 2, 3 एंड ये 0.5, तो 1, 2, 3.5 इज 3.5 मंथ्स। तो कितने दिन सरवाइव किया उसने, तो 3.5 मंथ्स उसने इस अकाउंटिंग ईयर में सरवाइव किया। गॉट इट, क्लियर है। एक और करते हैं, ठीक है सर, एक और हम लोग करते हैं। लेट्स सपोज एक पार्टनर की डेथ होती है 31 अगस्त को। अब निकालिए जल्दी से, अप्रैल जिंदा रहा, मई जिंदा रहा, जून वो जिंदा रहा, जुलाई वो जिंदा रहा, और इवन 31 अगस्त है ना, तो पूरा अगस्त भी वो जिंदा रहा। तो देखिए कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, कितना मंथ सरवाइव किया उसने, 5 मंथ्स उसने सरवाइव किया। ठीक है, चलो एक और करते हैं। लेट्स सपोज कि एक पार्टनर 1 दिसंबर को मर गया, ठीक है, 1 दिसंबर को मर गया। तो 1 दिसंबर को अगर उस पार्टनर की डेथ हो गई तो आप कैसे करेंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, क्योंकि 1 दिसंबर को तो मर ही गया। कितने हो गए, 5 + 6, 7, 8 मंथ्स हो गए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, क्योंकि 1 दिसंबर को वो मर गया। तो 5 और 3 8, तो यहां पे कितने महीने हो गए, 8 मंथ्स यहां पे आपके सर्वाइवल के हो गए। क्लियर हुआ। तो ये देखिए ऐसे आपको निकालना है मंथ्स में। ये काम कब करना है, जब पार्टनर महीने की 1 तारीख, 15 तारीख या 30 या 31 को अगर पार्टनर की डेथ हो रही है तो आपको ऐसे जो निकालना है टाइम फैक्टर, वो ऐसे मंथ्स में निकालना है। लेकिन अगर किसी पार्टनर की, क्योंकि डेथ तो ऐसा इवेंट है जो कभी भी हो सकता है, लेकिन अगर किसी पार्टनर की डेथ सपोज करिए कि आप 16 जून को हो गई, ठीक है, 16 जून को होगी। अब कैसे सॉल्व करेंगे सर इसको, देखो अप्रैल वो जिंदा रहा, मई वो जिंदा रहा, और जून के 16 लेने हैं आपने। ये नहीं सोचना कि 16 तारीख को तो मर गया 15 लेंगे, नो बच्चों, 16 आपने लेना है पूरा। ठीक है, अब अप्रैल में देखिए कितने दिन होते हैं, अगर ऊपर लाई करता है तो 31, नीचे लाई करता है तो 30, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो अप्रैल में नीचे लाई किया 30 डेज। मई में देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई में कितने हो गए, 31 डेज। अब ऐड कर लीजिए, 6 + 1 7, 3 6 और 1 77, तो कितने डेज आ गए आपके पास, 77 डेज यहां पे आ चुके हैं कि वो पार्टनर 77 डेज उसने सरवाइव किया। क्लियर है। एक और करते हैं, चलिए, लेट्स सपोज वो मरा 24 जुलाई को, ठीक है। अब 24 जुलाई मतलब वो अप्रैल सर पूरा जिंदा रहा, मई भी जिंदा रहा, जून भी जिंदा रहा, और जुलाई के कितने डेज, 24 डेज। ठीक है, अब फिर से काउंट करिए, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल इज 30, मई इज 31, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून इज अगेन 30। ऐड करिए, 4 + 1 is 5, 3 6 9 10 11, तो कितने दिन सरवाइव किया उसने, 115 डेज उसने सरवाइव किया। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको आ गया होगा। डेज आपने लगाने हैं, जब मर रहा है उस मंथ के उतने डेज लेने हैं और सबको ऐड कर देना है। अगर यहां ऊपर लाई करता है, देखिए यहां ऊपर अगर लाई करेगा तो ये 31 डेज होते हैं, और यहां नीचे लाई करेगा तो ये आपके 30 डेज होते हैं। तो इस तरीके से यू कैन कैलकुलेट, ओके, क्योंकि हम भी जब कराते हैं अपने ऑफलाइन इंस्टीट्यूशंस में तो यही हम बताते हैं कि ऐसा आप उससे कैलकुलेट कर सकते हो। सो दिस इज द वे टू डू इट, और आई होप कि आपको आ गया होगा। अगर इन डेज में अगर पार्टनर्स की डेथ हो रही है, यू हैव टू फिगर आउट द मंथ्स, और अगर इन डेज में डेथ हो रही है तो यू हैव टू फिगर आउट द डेज। हाउ टू डू इट, आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इट। ठीक है, यहां पे हमने डेज का निकाला था, मंथ्स का निकाला था, एंड देन हियर वी हैव कवर्ड फॉर द डेज। ठीक है, सो आई होप दिस कंसेप्ट गॉट क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट।
अभी अगला जो हमें टॉपिक करना है दैट इज गुडविल ट्रीटमेंट। हाउ टू डू द गुडविल ट्रीटमेंट। देखिए यहां पे हम एक क्वेश्चन क्रिएट करते हैं बेसिकली और उसका गुडविल ट्रीटमेंट करते हैं। देखिए तीन पार्टनर थे एक्स वाई जेड, हेडिंग डाल लीजिए अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो गुडविल ट्रीटमेंट। उनका रेशियो था 3:2:1। जेड की डेथ हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स, जेड की डेथ हो गई एंड ऑन जेड की डेथ पे फर्म्स गुडविल इज वैल्यूड एट, ये आपको गिवन होगा, इज वैल्यूड एट 1,20,000। ठीक है, कितनी गुडविल वैल्यू हुई? 1,20,000। कैलकुलेट, आप ऐसा क्वेश्चन अपने साथ आप भी लिख सकते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस बाद में कर पाए। कैलकुलेट जेड्स गुडविल एंड जर्नलाइज। ठीक है बच्चों, जेड की गुडविल निकालिए और उसको फिर आप जर्नलाइज करिए। चलिए ये अपने पास क्वेश्चन हो गया, नाउ लेट्स डू इट। यहां पे इस वाले पोर्शन में हम उसको सॉल्व करते हैं। कैसे आपको स्टार्ट करना है, देखिए सबसे पहले किसकी गुडविल गिवन है आपको? फर्म की गुडविल गिवन है। फर्म मतलब एक्स वाई जेड, बट हमें तो जेड का शेयर चाहिए, तो यहां हम लोग सबसे पहला 1 नंबर डाल के लिखेंगे जेड्स शेयर। तो जेड की गुडविल का शेयर कितना हुआ? फर्म गुडविल देखिए कितना है, 1,20,000 इंटू जेड का प्रॉफिट में कितना शेयर है वो लिख लीजिए। तो 3 + 2 = 5, 5 + 1 = 6, सो जेड का शेयर कितना हो गया? 1/6, तो इंटू 1/6। तो जेड का शेयर हमने क्या किया? फर्म गुडविल लिखी 1,20,000। अब उस फर्म की गुडविल 1,20,000 को जेड के शेयर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1/6 से, तो 1/6 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 120 को, तो यू विल गेट, ठीक है, 20,000 विल बी द जेड्स शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, उसके बाद अपने को क्या करना है नेक्स्ट? अभी हमें गुडविल का ट्रीटमेंट सीखना है। तो अभी बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, जो जब भी किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उसको गुडविल दी जाती है, इन द सेंस कि उसके पार्टनर कैपिटल में गुडविल हम लोग उसको क्रेडिट करते हैं। लेकिन वो गुडविल उसको कौन देंगे? क्योंकि देखो उसकी जो रेपुटेशन उसने कमाई थी, अब वो तो पार्टनर रहा नहीं, तो उसका बेनिफिट अब किसको जाएगा? एक्स और वाई को। उसकी जो कमाई हुई रेपुटेशन है बिजनेस में, अब पार्टनर्स कौन बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं? एक्स और वाई, तो द बेनिफिट विल गो टू एक्स एंड वाई। सो डेफिनेटली जितना भी जेड का गुडविल का शेयर होगा वो कौन कंट्रीब्यूट करेंगे? एक्स और वाई कंट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट, किस रेशियो में सर वो कंट्रीब्यूट करेंगे? प्लीज रिमेंबर जो रिटायरमेंट में हमने किया था, ठीक है, रिटायरमेंट में क्या देखा था? गेनिंग रेशियो। तो यहां पे भी जो भी डिसीज पार्टनर की गुडविल होगी, वो जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर या बचे हुए पार्टनर्स होंगे वो अपनी गेनिंग रेशियो में डिसीज पार्टनर को उसका गुडविल पे करेंगे। तो यहां पे सर गेनिंग रेशियो क्या होता है? तो देखिए रिटायरमेंट में भी मैंने आपको समझाया था, यहां मैं आपको दोबारा बता रहा हूं। यहां एक्स और वाई बिजनेस में कंटिन्यू कर रहे हैं, जेड की डेथ हो चुकी है, तो बेसिकली आपको यहां गेनिंग रेशियो निकालने के लिए जेड को छुपा लेना है। और क्या रेशियो दिख रहा है आपको? 3:2। 3:2 क्या हो जाएगा? इनका गेनिंग रेशियो हो जाएगा। लेकिन बच्चों ये काम जब भी करना है जब आपको इन दोनों का न्यू रेशियो नहीं दे रखा है ना। जेड के मरने के बाद एक्स और वाई कैसे फ्यूचर प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे, अगर ये नहीं दे रखा तो आपको सिंपली डिसीज पार्टनर को हायर करना है और जो रेशियो आपको दिखेगा वही आपका न्यू रेशियो हो जाएगा एक्स और वाई का, और वही गेनिंग रेशियो हो जाएगा। लेकिन अगर जेड के मरने के बाद एक्स और वाई ने कोई नया रेशियो डिसाइड किया, लेट्स सपोज 1:1, 3:2, व्हाटएवर, कोई नया रेशियो उन्होंने डिसाइड किया, फिर आपको गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाना है, दैट इज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। गॉट इट? क्या फॉर्मूला लगाओगे गेनिंग रेशियो का? बोलिए एक बार। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, बट दैट ओनली हैज टू बी डन इन द केस where the new profit sharing ratio of the continuing partners are given। लेकिन जब तक इनका न्यू रेशियो नहीं गिवन है, you don't have to worry। अब सिंपल जो मर रहा है उसको छुपा लीजिए, जो आपको रेशियो दिख रहा है वही आपका गेनिंग रेशियो हो जाएगा। तो यहां पे देखिए हमें एक्स और वाई का न्यू रेशियो गिवन नहीं है, तो हम सिंपल सा जेड को छुपा लेंगे, 3:2 हमें दिखेगा, तो 3:2 विल बी द गेनिंग रेशियो। अब देखो गुडविल की एंट्री क्या होती है, आप याद रखेंगे, इनसे हमें गुडविल लेना है तो इनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, और इसको गुडविल देना है तो इसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो मतलब कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गॉट इट? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन है सर? एक्स और वाई। हम जल्दी से एंट्री कर लेते हैं। तो एंट्री देखिए बच्चों हो जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और वाई है वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किसकी डेथ हो रही है? जेड की, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देखो जेड का कितना गुडविल का शेयर आया? 20,000, तो यहां हम लिख देंगे 20,000। अभी 20,000 कौन देगा? तो ये सर 20,000 जो है, ये जो 20,000 है ये एक्स और वाई देंगे उनके गेनिंग रेशियो में, और गेनिंग रेशियो क्या है? 3:2। तो एक्स और वाई देंगे 3/5 और 2/5, 12,000
और 8,000, और ये हमारी एंट्री गुडविल की एंट्री हो गई। क्लियर हुआ बच्चों? बहुत इजी है। गुडविल ट्रीटमेंट क्या है? जो भी पार्टनर जिंदा है उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है, जिस भी पार्टनर की डेथ हो रही है उसके कैपिटल अकाउंट को आपने क्रेडिट करना है। जो बचे हुए पार्टनर्स हैं वो गेनिंग रेशियो में गुडविल देंगे डिसीज्ड पार्टनर को। गेनिंग रेशियो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है कैसे गेनिंग रेशियो निकालना। नहीं समझ में आया तो थोड़ा वीडियो बैक कीजिए और गेनिंग रेशियो को दोबारा से समझिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया गुडविल ट्रीटमेंट। समझ में आया गुडविल ट्रीटमेंट क्या होता है? तो बेसिकली गुडविल ट्रीटमेंट में हमें क्या करना होता है? रिमेनिंग पार्टनर्स डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर। और रिमेनिंग पार्टनर किस रेशियो में गुडविल कंट्रीब्यूट करते हैं? सर गेनिंग रेशियो में कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये आप अपनी अगर नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्लीज राइट दिस क्वेश्चन, यहां अपना सॉल्व करिए उसको, और जो आपको लग रहा है कि जो मुझे एंड तक बात याद रखनी है उसको वहां पे लिख लीजिए। ठीक है, तो आपके लिए इजी रहेगा उस चीज को एंड तक रिटेन करना, और अगर आप कभी रिवीजन भी करेंगे तो यू कैन इजीली फिगर इट आउट। गॉट इट? तो ये चीज आपको करनी है। चलो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ ये बेटा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने ध्यान से करना है। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट की कैलकुलेशन बेसिकली यहां पे हम लोग अब सीखने वाले हैं। देखो, प्रॉफिट के कैलकुलेशन सबसे पहले तो एसेंशियल क्यों है, जरूरी क्यों है, आप देखिए, आप समझिए इस चीज को। एक हमारी जो बुक्स हैं वो स्टार्ट हुई 1 अप्रैल को, और एक पार्टनर है जिसकी डेथ हो गई लेट्स सपोज 30 जुलाई। तो आपको क्या लगता है, क्या इसने इस साल बिजनेस में कुछ कंट्रीब्यूट किया होगा? बिल्कुल सर किया होगा। अप्रैल से बिजनेस स्टार्ट हुआ, मतलब हमारी बुक स्टार्ट हुई, तो अप्रैल उसने पूरा कंट्रीब्यूट किया, मई उसने कंट्रीब्यूट किया, जून इवन उसने कंट्रीब्यूट किया, और पूरी जुलाई भी उसने फॉर्म में कंट्रीब्यूट किया। तो कितने महीने कंट्रीब्यूट किए? 1 2 3 4। तो उसने 4 महीने 4 मंथ्स इस बिजनेस को दिए हैं। अब 4 मंथ्स क्योंकि उसने इस बिजनेस को दिए हैं, तो 4 मंथ का हमें उसको क्या देना पड़ेगा? जो भी प्रॉफिट या लॉस का उसका शेयर होगा। ठीक है, डिपेंड करता है, बट 99% प्रॉफिट ही होता है। तो जो प्रॉफिट का उसका शेयर होगा वो हमें उसको 4 मंथ का देना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे सर वो तो मर गया, कैसे देंगे उसको? कोई बात नहीं, उसके जो एग्जीक्यूटर्स होंगे, जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, उनको हम लोग दे देंगे। अब ये जो प्रॉफिट होता है वो निकलेगा 31 मार्च को। अगर आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो आपको इतना मालूम होगा कि 1 अप्रैल का जो प्रॉफिट होगा वो कब निकलेगा? 31 मार्च। लेकिन हम उसको पे कब कर रहे हैं? 30 जुलाई को ही पे कर रहे हैं। तो हमें एक एस्टिमेशन पे देना पड़ेगा, क्योंकि क्लियर फिगर्स जो होंगी प्रॉफिट की वो हमारी 31 मार्च को आएंगे, और हम लोग क्या करेंगे? 31 मार्च के प्रॉफिट को प्रिडिक्ट करेंगे। हाँ भाई इतना हो सकता है, इस कुछ बेसिस होते हैं, उनके बेसिस पे प्रोडिक्शन करेंगे, और उस बेसिस पे हम लोग उसको 4 महीने का प्रॉफिट दे देंगे। ठीक है, अब जर्नल एंट्री क्या होगी सर इसकी? अब इसकी जर्नल एंट्री आप याद रखेंगे, जर्नल एंट्री होगी P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री बच्चों आपने याद रखनी है, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। P&L सस्पेंस क्यों? यहां पे देखिए वर्ड क्या यूज हुआ है, सस्पेंस। ये सस्पेंस इसलिए यूज हुआ है क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट्स हमारे 31 मार्च को आएंगे। अभी हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, इन प्रॉफिट्स को बस एक प्रेडिक्शन के बेस पे पे कर रहे हैं, इसलिए यहां पे वर्ड कौन सा यूज हुआ है? सस्पेंस वर्ड यूज हुआ है, क्योंकि ये एक्यूरेट फिगर्स नहीं होंगी, ये सिर्फ एक प्रोडक्शन बेस्ड फिगर होंगी। ठीक है, तो बट यू डोंट हैव टू गो इन दैट मच डीप। आप इतना याद रखेंगे, व्हाट जर्नल एंट्री यू विल पास? P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, दिस इज द एंट्री व्हिच यू हैव टू पास। अब देखो, इस P&L सस्पेंस के कैलकुलेशन की, अब आपको P&L सस्पेंस क्या होता है समझ आ गया होगा। इस P&L सस्पेंस के कैलकुलेशन के हमारे पास 3 मेथड्स हैं। सबसे पहला जो मेथड है, जिसको बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टर्नओवर बेसिस या सेल्स बेसिस। इसके अलावा जो हमारा सेकंड मेथड है दैट इज लास्ट ईयर प्रॉफिट बेसिस, और जो थर्ड हमारा मेथड है दैट इज एवरेज प्रॉफिट बेसिस। ठीक है, ये 3 मेथड्स से आपने इसके नोट्स बना लेने हैं, और इन तीनों मेथड्स को यूज करके हम लोग जो भी पार्टनर, जिस भी पार्टनर की डेथ हो रही है उसका प्रॉफिट निकालेंगे और उसको पे करेंगे। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहला मेथड जो है वो अपना टर्नओवर बेसिस या सेल्स बेसिस डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट मेथड कौन सा है डिस्कशन का? टर्नओवर बेसिस या सेल्स बेसिस। ठीक है, अब बेसिकली इस मेथड के हिसाब से हम लोग करते क्या है, हम लोग ये देखते हैं कि लास्ट ईयर हमारी सेल कितनी थी और लास्ट ईयर हमारा प्रॉफिट कितना था।
लास्ट ईयर की सेल हम लोग चेक करते हैं, लास्ट ईयर का प्रॉफिट चेक करते हैं और ये देखते हैं कि लास्ट ईयर की सेल पे हमने कितना परसेंट कमाया था। इसके बाद जितने दिन वो पार्टनर जिंदा रहा जब तक की सेल्स देखी जाती है और उतना प्रॉफिट परसेंटेज निकाल के उसको हम लोग पे कर देते हैं। समझ में आ गया? लास्ट ईयर की प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं पहले, और करंट ईयर जब तक वो पार्टनर जिंदा रहा जब तक की सेल्स हम लोग, क्योंकि सेल्स का रिकॉर्ड तो हमारे पास होता है, जब तक की सेल्स हम लोग देखते हैं और उस सेल्स को उतना प्रॉफिट परसेंटेज निकाल के उसका जो भी शेयर होगा उसको हम पे कर देंगे। ठीक है, तो यहां आपको थोड़े से स्टेप्स याद रखने हैं। देखिए स्टेप नंबर वन में हम लोग करते हैं कैलकुलेट लास्ट ईयर प्रॉफिट परसेंटेज। लास्ट ईयर की आपने प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। सर कैसे निकालेंगे लास्ट ईयर की प्रॉफिट परसेंटेज? तो देखिए लास्ट ईयर की प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, याद रखना आपने लास्ट ईयर प्रॉफिट, लास्ट मतलब प्रीवियस, लास्ट ईयर प्रॉफिट को डिवाइड कर देना है, प्रीवियस भी लिख सकते हो आप, लास्ट ईयर सेल से, और उसको मल्टीप्लाई कर देना है आपने 100 से। ठीक है, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को डिवाइड कर देना है प्रीवियस ईयर की सेल से और उसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। इतना अगर आप करेंगे तो आपको लास्ट ईयर की प्रॉफिट परसेंटेज मिल जाएगी। सेकेंड स्टेप में आपने क्या करना है, एक सेकंड काउंट देखते हैं थोड़ा कुछ। सेकेंड स्टेप में आपने क्या करना है, करंट ईयर की आपने सेल निकालनी है। देखिए स्टेप नंबर 2 नोट डाउन कर लीजिए। स्टेप 2 कैलकुलेट करंट ईयर्स प्रॉफिट। अब ये करंट ईयर प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए करंट ईयर की सेल आपको गिवन होगी, जितने दिन उस पार्टनर ने करंट ईयर में सर्वाइव किया जब तक की सेल आपको गिवन होगी। ठीक है, तो वो सेल आपने लिखनी है करंट ईयर सेल, ठीक है, टिल ही सर्वाइव, जितने दिन उसने सर्वाइव किया जब तक की आपको सेल गिवन होगी, इनटू यहां से आपकी देखिए प्रॉफिट परसेंटेज आई है, इस प्रॉफिट परसेंटेज को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करना है। ठीक है, इस प्रॉफिट परसेंटेज जो भी आया होगा मल्टीप्लाई कर दो और 100 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, करंट ईयर का प्रॉफिट आ जाएगा। स्टेप नंबर 3 आपने क्या करना है, देखिए स्टेप नंबर 3 कैलकुलेट डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। जो भी डिजीज पार्टनर है, जिस भी पार्टनर की डेथ हो रही है, उसके शेयर से सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो देखिए यहां पे जो भी आपका आंसर आया होगा, इस आंसर को हम लोग क्या बोलेंगे, करंट ईयर प्रॉफिट। देखो यही तो हमने निकाला है यहां पे, तो ये जो करंट ईयर प्रॉफिट आया आपका, इसको सिर्फ आपने बच्चों मल्टीप्लाई कर देना है डिजीज पार्टनर, शॉर्ट में लिख रहा हूं, डिजीज पार्टनर के शेयर से, जितना भी उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, और आपके पास उस पार्टनर का प्रॉफिट आ जाएगा, और देन यू विल पास द जर्नल एंट्री। व्हाट जर्नल एंट्री सर? P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जो भी पार्टनर की डेथ हुई है। एक छोटा सा क्वेश्चन इसके बेसिस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको इजी रहे। बाकी नेक्स्ट वीडियो आपकी रहने वाली है पूरी क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, तो देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। XYZ 3 पार्टनर है, 2 3 1 उनका रेशियो है, Z की डेथ हो रही है लेट्स सपोज 15 जुलाई को। ठीक है, 15 जुलाई 2022। अब प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 2022, मतलब पिछले साल की क्लोजिंग है ये, पिछले साल का प्रॉफिट आपको दे दिया 1 लाख। ठीक है, और सेल ऑफ द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 वाज 4 लाख। प्रीवियस ईयर सेल कितनी थी? 4 लाख। ठीक है, और उस पर हमने 1 लाख का प्रॉफिट कमाया था। सेल फ्रॉम 1 अप्रैल टू 15 जुलाई, देखिए जितने दिन उसने जिंदा रहा है, 15 जुलाई तक जिंदा रहा है, जब तक कि आपको सेल्स गिवन है 2 लाख। ठीक है, तो अभी हमारे पास फैक्ट एंड फिगर्स हैं, इसके बेसिस पे अपने को क्या करना है, इस पार्टनर की, जिस भी पार्टनर की डेथ हो रही है, इसका प्रॉफिट अपने को निकालना है। ठीक है, प्रॉफिट कैसे आएगा, चलिए सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप करेंगे, बहुत इजी लगेगा हमें। कैलकुलेट, अब लास्ट ईयर प्रॉफिट आपने दिमाग में रखना है। ठीक है, क्योंकि आप इतना एग्जाम में नहीं लिखोगे तो आपको दिमाग में अपना लिख रखना है। लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर सेल, तो लास्ट ईयर प्रॉफिट वाज 1 लाख, लास्ट ईयर सेल वाज 4 लाख इनटू में 100। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपको 25%। कितना आंसर आ जाएगा? 25%। ठीक है, स्टेप नंबर 2 याद रखना है। स्टेप देखो, ये स्टेप्स आपके पास, करंट ईयर सेल टिल सर्वाइव, कितनी सेल है? 2 लाख इनटू दिस परसेंटेज अपॉन 100, तो दिस परसेंटेज वाज 25 अपॉन 100। 2 लाख का 25% कितना होता है? 1,25,000 आई गेस। एक बार इसको सॉल्व करके देख लेते हैं।
इट्स 50,000। 50,000 कितना हुआ ये? 50,000 हुआ, ठीक है। अब थर्ड स्टेप क्या देखिए, करंट ईयर प्रॉफिट। तो करंट ईयर प्रॉफिट हमारे पास आ चुका है 50,000। अब हमें सिंपल क्या करना है, इसको डिजीज पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करना है। तो जेड का कितना शेयर था? 2 + 3 = 5 + 1 = 6, 1/6। तो 50,000 डिवाइडेड बाय 6 इज 8333। ठीक है, कितना प्रॉफिट आ गया? 8333। अब इसकी आपको जर्नल एंट्री करनी है। कैसे जर्नल एंट्री करेंगे बताइए जल्दी से। क्या जर्नल एंट्री होती है? P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, कौन मर रहा था? जेड। जेड्स कैपिटल अकाउंट 8333। ये जर्नल एंट्री आपने पास करनी है। क्लियर है? और ये आपका क्वेश्चन हो गया। इस तरीके से यू हैव टू डू इट, और ये आपको एंट्री पास कर देंगे। देखो, एक बार एक सिचुएशन होती है जहां पे ये एंट्री ना चेंज हो जाती है, बट वो सिचुएशन हम जब क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिकली, जब डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो उसको उस सिचुएशन को अभी तब के लिए छोड़ देते हैं। जनरली यही होती है, बट जब इन पार्टनर्स का न्यू रेशियो आपको गिवन होता है, तो ये P&L सस्पेंस की जगह इन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से डेबिट होता है। बट वो कब करेंगे? जब हम प्रैक्टिकल्स को सॉल्व करेंगे। अभी के लिए आप इसको याद रखोगे, मोर देन इनफ है। क्लियर है? तो पहला मेथड क्लियर हुआ, टर्नओवर बेसिस या सेल्स बेसिस। इसमें जो सीबीएसई आजकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो थोड़ा अलग टाइप का होता है। उसमें सेल परसेंटेज इंक्रीज होती है, प्रॉफिट परसेंटेज भी इंक्रीज होती है, वो वाला टाइप का क्वेश्चन कई बार सीबीएसई पूछता है। उसको जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जब करेंगे। बट ये वाला अगर आपको कंसेप्ट मालूम होगा तो आप बहुत इजीली आपको कर लोगे, क्योंकि कंसेप्ट की एप्लीकेशन होगी वहां। ठीक है, नेक्स्ट जो मेथड है, नेक्स्ट मेथड अपना कौन सा है? एवरेज प्रॉफिट बेसिस। एवरेज प्रॉफिट बेसिस। तो यहां पे आपको सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, कुछ भी मेथड नहीं है, बहुत इजी सा है। स्टेप 1 में आपको निकाल लेना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आप सबको आता ही होगा, जितने साल के प्रॉफिट होते हैं सबको ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, तो आपके पास एवरेज आ जाएगा। ठीक है। स्टेप नंबर 2, एवरेज प्रॉफिट को डिजीज पार्टनर शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, और जितना टाइम ही सर्वाइव, जितना दिन वो जिंदा रहा है, उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो एवरेज प्रॉफिट निकालो स्टेप 1, उसको डिजीज पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, कितना टाइम वो जिंदा रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपके पास आ जाएगा। सर क्वेश्चन करा दो फटाफट से। देखो क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्स और वाई दो पार्ट, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, 1:1 उनका रेशियो है। जेड की डेथ हो गई लेट्स सपोज 30 जुलाई को। अभी आपको जल्दी से टाइम फैक्टर निकालना है, जो आपको फर्स्ट तो हमने शुरू की थी क्लास जब बताया था। अब जुलाई है, 30 जुलाई है, तो यहाँ पे क्या निकलेगा? मंथ्स, डेज नहीं निकलेगा, क्योंकि 30 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ओके 31 ले लेते हैं, सॉरी। ठीक है, इसको हम लोग ले लेते हैं 31 जुलाई है, तो यहाँ पे क्योंकि 31 का ही महीना होता है जुलाई का, तो यहाँ पे मंथ निकलेगा। देखो, अप्रैल जिंदा रहा, मई जिंदा रहा, जून जिंदा रहा और जुलाई जिंदा रहा। कितने दिन, कितने महीने जिंदा रहा? 1 2 3 4, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो यहाँ पे लिख लीजिए 4 मंथ्स। ठीक है, कहीं पे भी आपको जो लगे, इजी लगे, 4 मंथ उसने सर्वाइव किया। अब देखो, जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट, जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल हिज डेथ will be on the basis of average profit of last 2 years। पिछले 2 साल के एवरेज प्रॉफिट से उसका प्रॉफिट निकालना है। और पिछले 2 साल के प्रॉफिट्स आपको दे रखे हैं। फर्स्ट ईयर का दे रखा है 1 लाख, और सेकेंड ईयर का दे रखा है 50,000। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं फटाफट से। सबसे पहला स्टेप क्या है अपना? यहां पे हम इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप है एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट दोनों को प्लस कर दीजिए, 1 लाख प्लस 50,000 डिवाइडेड बाय 2। दिस विल बी 1,50,000 डिवाइडेड बाय 2। कितना आ गया ये? बताओ बच्चों जल्दी। 75,000। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 75,000। अब अपने को स्टेप नंबर 2 लगाना है। स्टेप नंबर 2 क्या? एवरेज प्रॉफिट मतलब 75,000 इनटू डिजीज पार्टनर शेयर। तो देखिए जेड का कितना शेयर था यहाँ पे? 1/3, तो इनटू 1/3 इनटू कितना टाइम उसने सर्वाइव किया। तो देखिए महीने है, तो इसको 12 से डिवाइड करेंगे, तो 4/12। डेज होते तो हम 365 से डिवाइड करते। ठीक है, तो यहाँ पे मंथ्स है, तो 12 से आप डिवाइड करोगे। सॉल्व कर लीजिए। 75,000 इंटू 1/3 इंटू 4/12, दिस विल बी 8333। व्हाट अ कोइंसिडेंस, पीछे भी आंसर यही आया था। तो यहां पे भी आंसर कितना है? 8333। ठीक है, अब एंट्री क्या कर देंगे इसकी? बताइए बच्चों, इसकी एंट्री क्या कर देंगे? वेरी गुड। P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट
टू, तो उसकी डेथ हो रही है जेड, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कितना आ जाएगा आपके पास 8333 ये अपना सेकंड मेथड हो गया एवरेज प्रॉफिट बेसिस। अपने नोट्स बना लीजिए, कुछ बातें जो याद रखने की है वो लिख लीजिए और अच्छे से अपने नोट्स को प्रिपेयर करिए। एक चीज याद रखना, अगर किसी साल लॉस होता है तो वो जो लॉस होता है वो प्लस होने की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट्स होते हैं तो प्लस होगा, लेकिन किसी साल लॉस होगा तो वो माइनस हो जाएगा। और ये नहीं कि माइनस हो जाएगा तो नीचे ईयर नहीं काउंट करेंगे, ईयर आपको नीचे काउंट करनी है। जैसे 4 साल है, 3 साल प्रॉफिट है, 1 साल लॉस है, तो तीनों सालों के प्रॉफिट्स को ऐड करना, उसमें से लॉस माइनस करना, डिवाइडेड बाय 4 कर देना। ठीक है, क्योंकि 4 साल थे। कई बच्चे क्या करते हैं, लॉस को लेते ही नहीं और नीचे ईयर भी नहीं लेते, आंसर फिर गलत आता है। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखना है। नेक्स्ट इज लास्ट मेथड, थर्ड मेथड, दैट इज लास्ट ईयर बेसिस। अब बेटा लास्ट ईयर बेसिस में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट होता है, इसको प्रीवियस ईयर बेसिस भी बोलते हैं, उसी को इस साल का प्रॉफिट मान लेते हैं और प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को इसी साल का प्रॉफिट मान के डिजीज पार्टनर का शेयर हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है, तो एक इसका छोटा सा फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है, लास्ट ईयर प्रॉफिट जो आपको गिवन रहेगा इनटू डिजीज पार्टनर शेयर इनटू टाइम ही सर्वाइव्ड। याद रखेंगे ना, क्या फॉर्मूला है, लास्ट ईयर प्रॉफिट इनटू डिजीज पार्टनर शेयर इनटू टाइम ही सर्वाइव्ड। एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, देखिए एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, 1:1:1 रेशियो है, जेड की डेथ हो गई और जेड की डेथ हो गई लेट्स सपोज 31 अगस्त को। जल्दी महीने निकालिए कितने दिन जिंदा रहा वो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 31 अगस्त, 1 2 3 4 5, 5 महीने उसने सर्वाइव किया। ठीक है, उसके बाद देखिए जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट, Z share of profit will be same या on the basis of accrued भी बोल सकते हैं, last year basis। last year basis पे आपको निकालना है and last year profit was 1 लाख। पिछले साल का प्रॉफिट कितना था, 1 लाख था। तो चलो सर इसका सोल्यूशन करते हैं फटाफट से। देखिए बड़ा सिंपल सा है बच्चों, कुछ भी नहीं है, एक छोटा फॉर्मूला आपको लगाना है। लास्ट ईयर प्रॉफिट इज 1 लाख into disease partner share, disease partner share is 1/3 into time, टाइम हमने ऑलरेडी निकाल चुका है, मंथ में है तो 12 से डिवाइड करेंगे, 5/12। चलो इसको सॉल्व करते हैं, क्या आंसर आएगा हमारा, दिस इज 1 लाख डिवाइडेड बाय 3 into 5/12, 13,888, 13888 will be your answer। तो कितना प्रॉफिट हो गया डिसीज पार्टनर का, जितने दिन वो जिंदा रहा 5 महीने का, 13,888। क्या एंट्री आप करेंगे सर इसकी, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, कौन मर रहा है, जेड्स कैपिटल अकाउंट, और कितना अमाउंट आ जाएगा 13888, 13888, ये उसका अमाउंट आ जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारे तीनों मेथड कंप्लीट होते हैं डिसीज पार्टनर के प्रॉफिट निकालने के। इवन जो मेजॉरिटी ऑफ द कंसेप्ट है वो यहाँ पे अपने डेथ के कवर होते हैं। सबसे पहले टाइम निकालना आना चाहिए आपने, फिर आपको गुडविल का ट्रीटमेंट मालूम होना चाहिए, फिर आपको प्रॉफिट के तीनों मेथड मालूम होना चाहिए, टर्नओवर बेसिस, लास्ट ईयर बेसिस एंड एवरेज प्रॉफिट। तीनों के हमने एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस फॉर्मूला देखे यहाँ पे, ठीक है, इस साइड और इस साइड हमने उसके क्वेश्चंस किए हैं। तो ऐसे ही आप नोट्स बना के रखिए, अपने एग्जाम्स में रिवाइज करिए। लास्ट जो कंसेप्ट है दैट इज डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां देखो आपको जिस भी पार्टनर की डेथ होती है बच्चों, उसी का कैपिटल अकाउंट बनाना होता है। ठीक है, जिस भी पार्टनर की डेथ होती है उसी का कैपिटल अकाउंट बनाना होता है। तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, यहाँ बहुत इजी सा है। जिस भी पार्टनर की डेथ हो रही है उसका कैपिटल अकाउंट आपने सिर्फ बनाना है, तो आपको प्रॉब्लम यहां नहीं आएगी। ठीक है, बट आपको एक बार स्टेप्स मालूम होने चाहिए कि जो भी पार्टनर है उसका जो, अगर आपको कैपिटल अकाउंट जो भी मर रहा है उसका कैपिटल अकाउंट अगर आपको बनाना है तो कैसे आपको बनाना है। तो वही हम लोग अभी चीज डिस्कस करेंगे कि डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट आपने कैसे बनाना है। तो यहाँ देखिए मैंने अपनी डेबिट साइड को कंप्लीट किया, अब हम लोग अपनी क्रेडिट साइड को कंप्लीट करेंगे और फिर जल्दी से इसका फॉर्मेट यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का एक फॉर्मेट हो गया। यहाँ पे मान लो जेड मर रहा है तो यहाँ पे हेडिंग अपन ऊपर डाल देंगे जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये इसकी डेबिट साइड होती है और ये इसकी क्रेडिट साइड।
तो ये आपका डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है। अब हम लोग जल्दी से चीजों को समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज आपने डालनी है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या होगी, इस पार्टनर की कैपिटल, जो भी पार्टनर मर रहा है उसकी कैपिटल जो आपको बैलेंस शीट में या क्वेश्चन में गिवन होगी, इसको आप बेटा स्टेप याद रखना है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, तो ये आपने वीडियो जरूर देख के उस वीडियो को देखना है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसके बाद बाय लाइबिलिटी साइड रिजर्व्स। देखो लाइबिलिटी साइड रिजर्व्स कौन कौन से होते हैं, हमने रिटायरमेंट में भी करे थे। जनरल रिजर्व, P&L का क्रेडिट बैलेंस, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, कंटिजेंसी रिजर्व, रिजर्व फंड। ये अगर आपको लाइबिलिटी साइड दिख रहे हैं आपके क्वेश्चन की बैलेंस शीट में, तो बेटा इसको बेसिकली आपने क्रॉस पोस्ट कर देना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो कौन से साइड क्रॉस पोस्ट हो जाएंगे, देखिए क्रेडिट साइड क्रॉस पोस्ट हो जाएंगे, और जो भी इस पार्टनर का शेयर होगा, पूरा नहीं देना है इसको, जो भी इसका शेयर होगा, जैसे जनरल रिजर्व 30,000 है और जेड का शेयर 1/3 है, तो जनरल रिजर्व 30,000 इंटू 1/3 10,000 आएगा, 10,000 इसको मिलेगा। क्लियर है। उसके बाद एसेट साइड आइटम, टू एसेट्स साइड आइटम। अब एसेट साइड आइटम आपको नाम लिखना है, मैं बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे आइटम होते हैं इसलिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। एसेट साइड आइटम कौन से होते हैं बैलेंस शीट में, देखो क्वेश्चन में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, P&L का डेबिट बैलेंस और एग्जिस्टिंग गुडविल, इसको सिर्फ गुडविल के नाम से लिखा होता है। तो अगर आपको ये लाइबिलिटी साइड के थे बैलेंस शीट के, और ये एसेट साइड के, अगर एसेट साइड में आपको क्वेश्चन की बैलेंस शीट में इनमें से कोई भी आइटम दिखता है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको कौन सी साइड आपने पोस्ट करना है, डेबिट साइड, क्रॉस पोस्टिंग होती है, तो डेबिट साइड आपने पोस्ट करना है। जो भी इस पार्टनर का शेयर होगा उस शेयर में आपको बांट के यहाँ पे लिख देना है। क्लियर है। उसके बाद देखिए ऐसे आपको रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, अगर रिवैल्यूएशन जनरली होता नहीं है क्योंकि इतना वेटेज नहीं है इस चैप्टर की, बट जैसे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ तो इस साइड आ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, जो भी इस पार्टनर का शेयर होगा, और रिवैल्यूएशन का लॉस होगा तो वो डेबिट साइड आ जाएगा टू रिवैल्यूएशन लॉस, जो भी इस पार्टनर का शेयर होगा, याद रखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे आपको कुछ चीजें याद रखनी है, जैसे हमने अभी P&L सस्पेंस किया था, तो P&L सस्पेंस जितना भी इसका जितने दिन वो जिंदा रहा जब तक का प्रॉफिट, P&L सस्पेंस नाम से। उसके बाद गुडविल, अब गुडविल कौन देते हैं, बचे हुए पार्टनर्स देते हैं, तो बाय कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर लिख देना है। कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर में जैसे आप जेड का बना रहे हो तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे बाय एक्स बाय वाई, ठीक है, तो एक्स और वाई देंगे ना जेड को, और जिस भी रेशो में वो लोग देंगे उस रेशो में उस अमाउंट को यहाँ लिख देना है। जैसे एक्स 10,000 दे रहा है, वाई 20,000 दे रहा है, तो बाय एक्स लिख के 10,000, बाय वाई लिख के 20,000। क्या है ये, गुडविल, याद रखिए क्या है बच्चों, ये गुडविल, ठीक है। तो ये गुडविल कौन देंगे, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर देंगे, तो इसलिए मैंने अभी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ बाय कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर लिखा है। गेनिंग रेशो में बांट के आप यहाँ लिख देना, जैसे एक्स और वाई दे रहे हैं तो बाय एक्स बाय वाई जितना जितना वो दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे IOCB होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो जितने भी पार्टनर ने जितना भी कैपिटल लगाया उस पर जो भी आपको रेट दे रखा होता है, इस रेट को मल्टीप्लाई करके, और टाइम, क्योंकि जब भी इंटरेस्ट निकलता है तो टाइम आपको लगाना पड़ेगा, पूरे साल का इंटरेस्ट थोड़ी दोगे, जितने दिन वो जिंदा रहा है तब तक का इसको इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो IOCB आपने निकाल के इसको आपने क्रेडिट साइड लिखना है, याद रखेंगे IOCB क्या लगाएंगे, मंथ्स लगाएंगे, बिल्कुल नहीं भूलना है ये। इसके बाद आपने याद रखना है डिजीज पार्टनर की ड्राइंग्स हो सकती है तो वो डेबिट साइड आएगी, और डिजीज पार्टनर्स की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हो सकती है, तो वो भी आपकी कौन सी साइड आएगी, डेबिट साइड, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। इंटरेस्ट भी आपको निकाल लेना है, बेसिकली जितना भी रेट गिवन होगा ड्राइंग्स को उतना इंटरेस्ट निकाल देना है। पर एनम अगर गिवन होगा, डेट ऑफ ड्राइंग नहीं गिवन होगी तो 6/12 आप लगा देंगे, ठीक है। ये चैप्टर 1 का कंसेप्ट है। उसके बाद आपने सबसे लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने देखना है कि बैलेंस शीट में आपके पास जो क्वेश्चन की बैलेंस शीट है उसमें इस पार्टनर का लोन तो कहीं नहीं दे रखा है। अगर उस बैलेंस शीट में इस पार्टनर का लोन दे रखा है तो आपको उसकी क्रॉस पोस्टिंग करनी है कैपिटल अकाउंट में। मान लो जैसे एज्यूम करें यहाँ बैलेंस शीट है, यहाँ लाइबिलिटी साइड जेड का लोन दे रखा है, तो कौन सी साइड क्रॉस पोस्ट हो जाएगा, क्रेडिट साइड। एसेट साइड जेड का लोन दे रखा है तो कौन सी साइड क्रॉस पोस्ट हो जाएगा, डेबिट साइड। क्लियर हुआ बच्चों। अगर जो भी पार्टनर मर रहा है उसका लोन आपको बैलेंस शीट में दे रखा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसकी क्या हो जाएगी, क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगी। लाइबिलिटी साइड लोन है तो क्रेडिट साइड, एसेट साइड लोन है तो वो डेबिट साइड, और जिस साइड लोन उतरा उसी साइड उसका इंटरेस्ट उतरेगा, अगर इंटरेस्ट होगा तो, ठीक है। जिस साइड लोन उतरा उसी साइड उसका इंटरेस्ट। क्वेश्चन करेंगे तो इस पॉइंट को हम जरूर वहां कवर करेंगे, जिस साइड लोन उतरेगा उसी साइड उसका इंटरेस्ट। तो मैं यहां लिख देता हूं, जैसे लाइबिलिटी साइड है लेट्स सपोज, और मोस्टली लाइबिलिटी साइड ही होता है 90% केसेस में, तो यहां क्रॉस पोस्ट हो जाएगा बाय जेड्स लोन अकाउंट, ठीक है। लाइबिलिटी साइड जितना भी लोन होगा जेड का वो यहां उतार देंगे, और जितना लोन होगा उसके ऊपर इंटरेस्ट निकालोगे, अगर बोला होगा तो इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। और इंटरेस्ट में भी आपको मैंने अभी भी बताया जहां जहां इंटरेस्ट लगता है वहां क्या लगाना पड़ता है, आपने टाइम फैक्टर को लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। इसको आप याद रखेंगे कौन सी चीजें कहां जाती हैं। फाइनली आप एक टोटलिंग कर लेंगे और यहां पे कुछ आपका बैलेंस बच जाएगा, ठीक है।
इस बैलेंस को हम लोग किस नाम से लिखेंगे? टू डिजीज। अब जैसे डिजीज हमारा जेड है, यहां पे हमने ऊपर हेडिंग डाली है, टू जेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, टू बैलेंस कैरेड डाउन टू जेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। ये वाला जो बैलेंस है हम जेड के एग्जीक्यूटर अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली, अब देखो मान लो आप डिजीज पार्टनर को कुछ पे कर रहे हो तो कैपिटल अकाउंट में नहीं पे करेंगे बच्चों, उसको नीचे एग्जीक्यूटर अकाउंट बनेगा उसमें पे करेंगे। नेक्स्ट जब हम लोग प्रैक्टिकल्स इसके सॉल्व करेंगे जब भी वो चीज आपको समझ आ सकती है। बट एक ओवरव्यू के लिए आप इसको याद रखें, ये चीजें आपकी पोस्ट होती हैं, ऐसे ऐसे पोस्ट होती हैं, और इससे आपका फिर एग्जीक्यूटर अकाउंट का बैलेंस निकल जाता है, ठीक है। तो आज के लिए ये हमने डेट के सारे कंसेप्ट्स को रिवाइज कर लिया है। ये कंसेप्ट्स अगर आपको मालूम होंगे तो आप प्रैक्टिकल्स को बहुत इजीली इस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है? तो इतने सारे कंसेप्ट्स आप प्लीज नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चंस को कवर करेंगे। एटलीस्ट 5-6 क्वेश्चंस करेंगे बहुत इजीली, फिर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। टिल देन अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी प्रोडक्टिविटी, अगर आपको वैल्यू एडिशन हुआ है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो। आपको एक अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।